हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजेश गुज्जर और आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम, जिसका ये थर्ड पार्ट रहेगा। इससे पहले दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो इस पार्ट में जो है हम मानव के परिसंचरण तंत्र या फिर हम मानव के बॉडी के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे लिए आज बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसमें हम जो है दो बड़ी बातें देखेंगे, जो जानकर आपको काफ़ी जो है नॉलेज मिलने वाली है। कि पहली बात जो रहेगी हमारी, कि कभी कभी हमने देखा है कि कोई आदमी जो है या कोई भी मानव या कोई भी जो है अपनी हाथ की कलाई काट देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपने साला नोटिस किया होगा कि वो अपना कलाई काटने पर उसकी मृत्यु क्यों होती है, उसकी उंगली कटती है उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो कलाई में ऐसा है क्या जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है? तो हम आपको इसका कंप्लीट बायोडेटा दिखाएंगे। और दूसरा एक जो है कि कभी कभी लोगों में जो है किडनी फेल हो जाती है। तो किडनी फेल होने पर क्या होता है, उनमें कैसे वो सब प्रोसेस होता है किडनी का, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है संवहन, कि संवहन जो है वो क्या होता है। तो संवहन जो है उसका मतलब होता है फैलाना। कि हमारे बॉडी में हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो विभिन्न अंगों तक कैसे पहुँचे, वो हम संवहन के माध्यम से करते हैं। तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। मतलब हमारी बॉडी में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जाती है और अन्य जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है हमारे शरीर के लिए, उनकी आपूर्ति मतलब उनकी जो है फैलाव जो हमारे विभिन्न अंगों तक होता है, वो संवहन तंत्र के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं कि संवहन तंत्र के अंदर कौन कौन से अवयव सम्मिलित हैं, कौन कौन से अंग आते हैं उसके अंदर, कौन कौन से सिस्टम लगे होते हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला वो है हृदय। हृदय का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है बॉडी में जो है सर्कुलेशन करने में। दूसरा आता है रक्त नलिकाएं, जिसमें दो नलिकाएं पढ़ेंगे हम, एक धमनी पढ़ेंगे और दूसरा सिराएं भी पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे वहन माध्यम, जिसमें हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए डिटेल से पढ़े इसको। तो रक्त, रक्त को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है ठोस अवयव और दूसरा है द्रव्य अवयव। तो ठोस अवयव में क्या क्या आएगा, तो ठोस अवयव में रक्त कणिकाएं आएगी। ठीक है। रक्त कणिकाओं को तीन पार्ट में डिवाइड किया है हमने, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। इसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बोल सकते हैं। ओके। तो लाल रक्त कणिकाओं का क्या काम है, तो ये O2 CO2 का वहन करती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में इधर उधर दौड़ाने का काम लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। ठीक है। फिर हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है और आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है रक्त को लाल रंग का बनाए रखता है। अदरवाइज हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो येलो कलर का या वाइट कलर का हो सकता था, लेकिन हमारे बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन उपस्थित है, इसके कारण जो है हमारा बॉडी का ब्लड कैसा है, रेड कलर का। ओके। तो दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक। हमारी बॉडी में जो रोगाणु हमला करते हैं उनसे बचाव जो है हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। इन्हें सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है। अब तीसरा आता है प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। हमारे कभी कभी जो है बॉडी में कहीं घाव हो जाता है तो आपने देखा होगा कि कुछ समय पश्चात उस जगह पर जो है एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ की एक लेयर बन जाती है। उसको ही जो है हम रक्त का थक्का बनना कहते हैं। वो थक्का बनना बहुत ही आवश्यक है। यदि रक्त का थक्का न बने, यदि कहीं चोट लग जाए और उस पर जो है वो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ नहीं आए, तो
तो हमारे बॉडी से जो है ब्लड निकलता रहेगा और बॉडी का ब्लड खत्म हो जाएगा, जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल हमारे बॉडी में रहता है। ओके, तो ये सब जो है रक्त के अंदर पाए जाते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है हमारे रक्त के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग नहीं दिखेंगे आपको। ये जो है माइक्रोस्कोप से इनकी स्टडी की जाती है, तब हमें पता चलता है। अब दूसरा आता है द्रव्य अवयव यानी प्लाज्मा। ये पीले रंग का तरल पदार्थ है। ये भी रक्त के अंदर ही होता है, जिसमें 90% जल होता है और शेष अवयव जैविक यानी प्लाज्मा होता है। प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन हो गए और अजैविक जो है खनिज तत्व हो गए इसमें। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है रक्त वाहिनियाँ, कि हमारे रक्त को जो है हर एक अंग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो काम रक्त वाहिकाएं करती हैं। अब रक्त वाहिनियों को जो है हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होगा धमनी और दूसरा होगा शिरा। ठीक है, तो इन दोनों का क्या काम रहेगा तो वो देखते हैं हम। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार एग्जाम में जो है ये सवाल कई बार पूछा गया है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है, अंतर बताइए। तो ये आपको ध्यान से देखना है। जो धमनी होती है, धमनी ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। ठीक है, और ये जो धमनी होती है ये हमारे हृदय से कनेक्ट रहती है। ठीक है, और ये हृदय से जो है हमारे जो ऑक्सीजन वाला रुधिर होता है, ऐसा रुधिर जिसमें एकदम ऑक्सीजन मिक्स हुई होती है, उस ऑक्सीजन वाले रुधिर को जो है शरीर के सभी भागों तक ले जाने का काम धमनी करती है। ओके, और इसका अपवाद जो है फुफ्फुस धमनी रहता है। मतलब जो फुफ्फुस जो है हमारे हृदय से जुड़ा हुआ होता है, उसमें जो है शरीर के अंगों तक रक्त नहीं जाता। वो फुफ्फुस और हृदय के बीच रक्त जाने का काम जो है फुफ्फुस धमनी द्वारा होता है। ठीक है, धमनी की भित्ति मोटी और अधिक लचीली होती है। अब जो धमनी की भित्ति होगी, मतलब वो जो वॉल होगी उसकी, वो मोटी होगी और अधिक लचीली होगी। अब मोटी क्यों होगी? क्योंकि हमारा जो हृदय होता है वो जोर से पंप करता है रक्त को। अब जोर से दबाव मारेगा तो रक्त फटाक से आगे दौड़ेगा। तो यदि पतली होगी तो वो फट जाएगी और रुधिर पूरा बिखर जाएगा। इसलिए जो है उसको एकदम मोटी बनाया गया है। फिर होता है इसमें वाल्व नहीं लगे होते हैं। हृदय का जब हम देखेंगे हृदय को, तब हम बात करेंगे कि उसमें वाल्व धमनी के अंदर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें प्रेशर लग रहा है पीछे से रक्त में, तो वाल्व की जरूरत ही नहीं है। वाल्व कब लगाया जाता है कि रक्त एकदम उल्टी दिशा में नहीं बह जाए, उल्टी दिशा में नहीं बहे, इसलिए वाल्व लगाया होता है। लेकिन धमनी के अंदर ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, इसलिए इसमें वाल्व की जरूरत नहीं होती। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है ये सतह ही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। मतलब ये धमनी जो है हमारी स्किन के एकदम बाहर नहीं दिखती है। ये जो है हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उनके मध्य में भीतर छिपी मिलेगी हमको। क्योंकि ये जब बाहर होती है ना, तो आसानी से जो है इसमें चोट लगने पर हमारा ब्लड पूरा बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी कलाई की धमनी और गले में जो है धमनी, वो बहुत ही स्किन के नीचे होती है, बहुत बाहर आई हुई होती है। इस कारण आपने कहीं सुना होगा कि कोई कोई अपनी कलाई काट देता है। तो कलाई काटने पर जो है ये धमनी भी कट जाती है, बाहर बहुत बाहर रहती है स्किन के नीचे, तो ये धमनी भी कट जाती है, जिससे पूरा रक्त जो है, रक्त को अब बाहर आने के लिए जगह मिल गई है, अंदर से दबाव लग रहा है, तो पूरा रक्त बॉडी का जो है बाहर निकल आता है, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यही कारण था कि गला और कलाई काटने पर जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब दूसरा आता है शिरा। तो शिराएं जो है विभिन्न अंगों से ऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अनऑक्सीकृत रुधिर, ठीक है, हृदय में लाती है। अपवाद के रूप में फुफ्फुस शिरा है। अब हृदय से जो है ऑक्सीजन को सभी अंगों तक ले जाने का काम धमनी ने किया था।
अब ऐसा रक्त जो ऑक्सीजन नहीं रही जिस रक्त में, उस रक्त को जो है कलेक्ट करके, ठीक है ना, पूरा एकत्रित करके जो है शिराएं जो है हृदय में लाकर फेंक देगी वापस। ठीक है, तो अपवाद के रूप में फुफ्फुस शिरा रहेगी कि ये शिरा, फुफ्फुस शिरा जो है हृदय और फुफ्फुस के बीच में रहती है। ठीक है ना, ये अंगों में नहीं जाती। दूसरा पॉइंट है शिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है। अब शिरा में इतना कोई प्रेशर होगा नहीं, वापस अंगों से जो है रक्त जो है हृदय में आएगा तो इसमें इतना प्रेशर होगा नहीं, इसलिए ये कम मोटी होगी और कम लचीली होगी। ओके, और अब होता है इसमें वाल्व लगे होते हैं। अब वाल्व क्यों लगे होते हैं? क्योंकि इसमें जो है प्रेशर कम लगता है तो रक्त जो है उल्टी दिशा में भी बह सकता है, इसलिए इसमें वाल्व लगे होते हैं। और अगला पॉइंट है ये सतही होती है, मतलब ये स्किन के एकदम नीचे पाई जाती है। ठीक है ना, जैसे आपने कभी हाथ या अपने पैरों पे देखा होगा कि हमको बाहर जो है एकदम नीली नीली नसें दिखाई देती हैं, जो यही जो है हमारी शिराएं हैं। ठीक है, तो चलिए अब आता है हमारा हृदय कैसे काम करता है, जो ऑक्सीजन कैसे जाती, ऑक्सीजन वाला रुधिर हृदय से कैसे जाता है, रुधिर है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो वापस कैसे हृदय में आता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा रक्त जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला रुधिर लेके आता है। ठीक है, बाह्य आलिंद में आता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले बाह्य आलिंद में आएगा, फिर बाह्य आलिंद से जो है रक्त जो है ऑक्सीजन वाला वो बाह्य निलय में आएगा, बाह्य निलय से वापस बाहर निकला और ये जो है प्रमुख धमनी से, महाधमनी से होता हुआ जो है ये शरीर के अंगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से शरीर के अंगों में से जो है वापस रुधिर जो है यहाँ तक आ जाएगा, महाशिरा में होता हुआ जो है वापस दाएं आलिंद में आएगा। ये रुधिर जो होगा ये तो साफ था, शरीर के अंग तक जो पहुंचा ना रुधिर वो एकदम साफ रुधिर था, और जो शरीर के अंग से जो निकला रुधिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर जो है दाएं आलिंद में प्रवेश करेगा, दाएं आलिंद से जो है दाएं नीले में प्रवेश करेगा, तब यहाँ से जो है वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दाएं नीले में आया रुधिर तो वापस जो है यहाँ से जाएगा, ये वापस कहाँ पे, फेफड़ों में जाएगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए। ठीक है, अब फुफ्फुस के अंदर जो, फेफड़ों के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, जिससे मनुष्य अपने नाक द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेगा और वापस ऑक्सीजन लेगा, और इस रुधिर के अंदर वापस जो है ऑक्सीजन मिलाएगा और वापस जो है हृदय के अंदर भेजेगा। तो ये प्रोसेस जो है बार बार चलती रहती है, जिससे जो है हमारे रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है फ्लो चलता रहता है। ओके, फिर अब आता है मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार एक पंप जो है कुएं से पानी बाहर फेंकता है, उसी प्रकार मानव हृदय जो है रक्त को जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक फेंकता है। ठीक है, परिसंचरण मतलब फैलाव का काम करता है। दूसरा पॉइंट आता है आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां भित्ति मोटी होती है। अब मोटी क्यों होती है आपको पहले मैंने रीज़न बता दिया है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है रक्त का, यदि वो पतली होगी तो वो फट जाएगी। निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बना लेना है, अच्छे से देख लेना है इसको। ठीक है, ये कई बार बनाने का बोल दिया जाता है एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। जो हृदय के अंदर जो वाल्व लगे होते हैं वो जो है रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकने के लिए लगे होते हैं। ओके, उसमें लसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका के अंदर जो है बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन होता है, और लसिका भी जो है वहन में सहायता करता है, मतलब लसिका भी जो है रुधिर को बहने में मदद करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे मानव में रुधिर कैसे बहता है उसके बारे में। ठीक है,
अब पादपों के अंदर जो है रुधिर होता है या क्या होता है, पादपों के अंदर भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का फ्लो किस प्रकार होता है इस बॉडी में, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पादपों में जो है दो टाइप से होता है परिवहन या बहना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का। वो है एक तो जाइलम होगा, एक फ्लोएम होगा, ठीक है ना। इसमें दो पार्ट है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के अंदर क्या है वो देखते हैं हम। तो जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जाइलम जो होता है वो, ध्यान से सुनिएगा, जाइलम जो होता है वो जड़ों से जल और खनिज लवणों को पेड़ के अंतर्गत ले जाता है। जड़ से पेड़ तक जो है पानी जाता है या खनिज लवण जाते हैं वो जाइलम के माध्यम से जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बनता है पादपों में वो जो है फ्लोएम के द्वारा जो है विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। तो जाइलम जड़ से पानी और सभी अवयव यानी खनिज लवणों को पादप में ले जाएगा, और फ्लोएम जो है जो भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना था वो पत्तियों से विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा, ठीक है। जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को उच्च वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब जाइलम के माध्यम से जो है जड़ से जो है पानी ऊपर की ओर बहता है और एक स्तंभ का निर्माण हो जाता है, मतलब लगातार वो पानी बहता ही रहता है ऊपर की ओर। इससे एक फोर्स से जो अंदर प्रेशर से पानी ऊपर चढ़ता है, इस कारण जो है इतनी ऊंची ऊंची टहनियाँ भी लगी होती है, उनके जो पत्तियाँ होती है वो भी एकदम हरी भरी रहती है, उन तक भी जो है पानी आसानी से पहुंच जाता है। यही जल पादप के अवयवी भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जो जो अंदर जल गया था पादप के विभिन्न भागों में, वो जो जल है, जो एक्स्ट्रा जल बचेगा वो पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा, वो भी वाष्प के रूप में, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। इस प्रक्रम द्वारा पौधे को निम्न रूप से सहायता मिलती है। अब जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई है उसके कारण जो है कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं प्लांट को, तो उसके बारे में देखते हैं। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवणों की ऊपरी मुख गति में सहायक। इस कारण जो है जाइलम से जो है पानी और जो खनिज होते हैं, खनिज लवण, वो ऊपर की ओर गति करते हैं, ठीक है। पौधों में ताप नियमन में भी सहायक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो है पौधों का जो है टेम्परेचर भी बैलेंस रहता है, ठीक है ना। अब आता है अगला पॉइंट, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, कि पौधे में भोजन और दूसरे जो पदार्थ है उनका स्थानांतरण कैसे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो विलेय पदार्थ हो गए उनका वहन पादप में जो होगा उसे हम स्थानांतरण कहेंगे, जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के सभी भागों में भी जाता है और जड़ों से जो है पत्तियों तक भी जाता है। कहने का मतलब ये है कि पादप से जो है पादप की पत्तियों से भोजन जड़ तक भी आता है और जड़ से पानी जो है विभिन्न पत्तियों तक भी पहुंचता है। ओके, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, ठीक है। अब आता है मानव में उत्सर्जन, कि मानव में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा नाइट्रोजन युक्त, उसका जो है उत्सर्जन कैसे होगा, उसको बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाएगी।
तो वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचय क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। मतलब जो चीज़ें मानव अपने वृद्धि के लिए खाता है, अपने ग्रोथ के लिए चीज़ें खाता है, उसमें यदि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ शामिल होते हैं, ठीक है, तो उन पदार्थों को बाहर निकालने का काम जो है उत्सर्जन द्वारा होता है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। अब मानव में जो है उत्सर्जन करने के लिए एक अलग अंग लगा हुआ है जिससे आप सभी परिचित हैं। ठीक है, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जो दिखते भी नहीं है, एक कोशिकीय जीव मतलब ऐसे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब उनमें कोई ऐसे अंग वगैरह नहीं होते, केवल एक छोटी सी कोशिका होती है, उस कोशिका से उन जीवों का निर्माण होता है। तो उनमें जो है उत्सर्जन की क्रिया सतह से होती है, जो स्किन होती है उससे जो है अमोनिया वगैरह बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के हैं कि मानव उत्सर्जन में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं। तो उसमें है एक जोड़ा वृक है, किडनी है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय है और एक मूत्र मार्ग रहेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये किडनी लगी हुई होती है, ये मूत्रवाहिनी होती है, ये वाली, ठीक है ना, ये जो नली दिख रही है ना वो मूत्रवाहिनी है, और ये मूत्राशय है जिसमें मूत्र स्टोर रहता है। और जब मूत्राशय के अंदर एकदम प्रेशर लगता है तब मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर टपकने लगता है, टप टप टप। ठीक है, अब आता है वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मतलब जब हमारी किडनी के अंदर मूत्र बनता है तो वो मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आता है। ठीक है, कि भाई किडनी की जो क्या करती है, किडनी के अंदर सारा बॉडी का ब्लड आता है साफ होने के लिए। अब उस ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जो भी अपशिष्ट हो गए, वो अलग हो जाएंगे और वापस फिल्टर रक्त जो होगा वो वापस चला जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, वो जो अपशिष्ट था उसको जो है किडनी से जो है मूत्रवाहिनी में भेजा जाएगा और मूत्रवाहिनी से जो है उसको मूत्राशय में भेजा जाएगा जहाँ पर वो स्टोर रहेगा। ठीक है, अब स्टोर पड़ा रहेगा कुछ देर, और जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मूत्राशय एकदम प्रेशर मारेगा, दाब लगाएगा, जिससे वो मूत्र जो है बाहर निकल जाएगा। एक अंग होता है, उस अंग से जो है बाहर निकल जाएगा। अब मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य यानी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। अब मूत्र का मतलब है जो भी अपशिष्ट होगा शरीर के अंदर उसको बाहर निकालने का काम जो है उत्सर्जन द्वारा होता है। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वृक्काणु या नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। मतलब किडनी के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारी संरचनाएं होती है, नलिकाएं होती है, उन नलिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। और ये नेफ्रॉन जो है रक्त को एकदम छानने में सहायता करती हैं। अब इसके अंदर भाग कौन कौन से, तो कुछ कोशिका गुच्छ है इसके अंदर, बोमन संपुट, नलिकाकार भाग और संग्राहक वाहिनी इसके मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको क्या है ये। तो वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि क्या रहेगी? तो ये डायग्राम आपको नेफ्रॉन का बना लेना है। ठीक है, इसमें सभी पार्ट्स डिनोट किए हुए हैं। तो इसके कार्य को देखते हैं। तो कोशिका गुच्छ निस्यंदन कैसे होता है? तो जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब लवण, जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। कि जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है वो जो है जो भी अपशिष्ट पदार्थ हो गए उनको छान कर जो है बोमन संपुट में भेज देगा। ओके, फिर यहाँ छने जो भी पदार्थ यहाँ छने किसमें, कोशिका गुच्छ निस्यंदन हुआ, कोशिका गुच्छ में जो भी पदार्थ छने वो जो है वापस वर्णात्मक पुनः अवशोषण होगा उनका,
व्रकाणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का पुनः अवशोषण होगा। जो भी पदार्थ छनकर आएंगे वो वापस फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है। फिर होगा नलिका स्रावण। यूरिया, अतिरिक्त जल और लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ व्रकाणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं। जो भी उत्सर्जी पदार्थ जो होंगे वो नलिकाकार जो भाग होगा उसके अंतिम सिरे में रहेंगे और मूत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी और मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आएगा ये मूत्र, और अस्थायी रूप से संग्रहित रहेगा। मतलब वहाँ पर कुछ देर के लिए स्टोर रहेगा और मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा। कि जब अंदर बहुत सारा मूत्र एकत्रित हो जाएगा, मूत्राशय के अंदर प्रेशर आएगा, तब उस प्रेशर को जो है मानव सहन नहीं कर पाएगा। तब मानव जो है एक टॉयलेट, एक बाथरूम की ओर जाता है और हल्का होके वापस आ जाता है। उसको त्यागना जरूरी है। यदि नहीं त्यागा तो अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। फिर आता है कृत्रिम वृक्क। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। जिन लोगों में साला किडनी खराब हो जाएगी तो उसमें किडनी का काम कौन करेगा। तो इसी के बारे में बताया गया है कि कुछ लोगों की जब किडनी खराब हो जाती है तो उनमें आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है कृत्रिम रूप से। ठीक है। उस किडनी को बाहर निकाल दिया जाता है। साला किडनी का काम तो करवाना ही पड़ेगा। साला रक्त में से यदि अमोनिया वगैरह वो खराब पदार्थ नहीं निकले नाइट्रोजन वाले, तो अंदर बॉडी के अंदर नाइट्रोजनी पदार्थों का जो है स्टोरेज हो जाएगा, और यदि ज़्यादा स्टोरेज हो गया तो किसी मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। इसके लिए जो है कृत्रिम वृक्क का सहारा लिया जाता है। ओके, तो देखते हैं कृत्रिम वृक्क होता क्या है। तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगी के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। मतलब मूत्र जो रक्त होगा उसमें से जो हानिकारक पदार्थ होंगे उनको छाना जाएगा और उनको जो है बाहर निकालने का काम कृत्रिम वृक्क द्वारा होगा। इस अभिक्रिया जो ये प्रोसेस होगी उसको अपहन के नाम से जाना जाता है। ओके, प्राय एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जी मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है और शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषण हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति में जो किडनी है वो एक दिन में 180 लीटर जो है फिल्ट्रेशन का काम करती है। अब आप कहोगे 180 लीटर जो है मानव की बॉडी में लिक्विड कहाँ से आया। तो जो हमारा रक्त है वो इतना फास्ट गति करता है पूरे शरीर के अंदर कि वो बार बार हृदय से जो किडनी तक उसका आना जाना लगा रहता है। ठीक है ना। तो आना जाना लगा रहेगा तो बार बार एक रक्त जो है बार बार जाएगा, जिसके कारण जो है 180 लीटर एक दिन में हो ही जाता है। और 180 लीटर में से जो है 1.2 लीटर ही केवल मूत्र का निर्माण होता है। ओके, अब आता है पादप में उत्सर्जन। कि साला मनुष्य को जब लगी तो वो टॉयलेट में जाकर करके आ गया, बाथरूम में जाके वो अपना हल्का हो गया आ गया। तो पादपों में तो कोई ऐसा अंग है नहीं जो वो अपना हल्का हो जाए। तो पादपों में क्या क्रिया होती है वो देखते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। अब पता चला कि पादप कैसे हल्के होते हैं। तो पादप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पत्तियों से जल बाहर फेंक दिया जाता है। ओके, बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। और बहुत सारे जो पादप होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, कोशिका रिक्तिका, मतलब कोशिका, हमारी शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। अब कोशिका के अंदर छोटा सा एक गड्ढा होता है, एक खाली जगह होती है, तो उसे बोलते हैं कोशिका रिक्तिका। तो अब जो पेड़ पौधों के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होगा तो वो क्या करते हैं, उन खाली जगह के अंदर वो है अपशिष्ट पदार्थ भर देते हैं, जिसे हम कोशिका रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है। अन्य अपशिष्ट पदार्थ
रेजिन और गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहेंगे। ये भी एक टाइप है पादप में उत्सर्जन का। और पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं, और कुछ जो अपशिष्ट रहेगा वो पादप क्या करेंगे, अपने आसपास की मृदा होगी उसमें छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।